अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आखिर कब तक के साथ मैं हूँ काशिफ बशीर ख़ान। वीवर्स, आज की जो डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूटी है। जो 12 जुलाई के सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों पर फैसले के बाद जिस किस्म का ह्यू एंड क्राई गवर्नमेंट कर रही है और उसको जो रंग दे रही है और उसको आइन को रीराइट करने से के मुशाबा करार देने की भरपूर कोशिश कर रही है। हालांकि अगर इस डिसीजन को देखा जाए तो जो 13 जजेस का जो फुल बेंच था उसमें से 11 जजेस का जो डिसीजन था उसका रिज़ल्ट लुबे लुबाब तो यही था, वो बिल्कुल आईनी था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उसकी टीम ने 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए और उससे पहले भी तमाम इकदाम जो है गैर आइनी किए, गैर कानूनी किए, गैर अखलाकी किए। और मुझे हैरत भी है इस बात पर कि इतना कुछ करके उसके बाद मेरे ख़्याल में सुप्रीम कोर्ट को कोई भी होता है, इलेक्शन कमिश्नर है या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या कोई DC भी है, जो पाकिस्तान के अवाम की चूज़न रिप्रेजेंटेशन के साथ ऐसा खेल खेले उसके लिए सज़ा तो तजवीज़ करनी चाहिए थी। यानी आओ देखें आगे बनता क्या है। और 9 मुहर्रम की रात जो थी उससे पहले वाली रात थी, बल्कि 8 मुहर्रम कह लीजिए, रात गए एक नोटिफिकेशन आया चीफ जस्टिस की तरफ से, जो कि हेड भी हैं जुडिशल काउंसिल के। उन्होंने 4 एडहॉक जजेस का नाम दे दिया और उसके ऊपर इमीडिएटली 19 तारीख भी रख दी उनकी अपॉइंटमेंट के लिए। और उसका एक्सक्यूज़ या उसका रीज़न ये दिया गया कि जजेस जो केसेस हैं उनका बोझ बहुत ज़्यादा है, पेंडिंग केसेस का जो 57,000 तक पहुंच गए हैं, तो उनको ख़त्म करने के लिए 4 जुडिशल जजेस जो हैं, एडिशनल जजेस रिटायर्ड, जिनकी रिटायरमेंट की एज जो है वो 3 साल कबल वो अगर रिटायर हुआ तो वो एलिजिबल हैं, सुनने में यही आया। तो जो 4 जजेस थे, मज़र आलम साहब और सरदार तारिक साहब का अभी तक जो है वो लगता है कि वो दे आर विलिंग, लेकिन 2 जो जजेस थे उन्होंने इनकार कर दिया। मशीर आलम साहब ने और बाकर साहब ने, जो मेरे ख़्याल में गवर्नर बनने जा रहे हैं, उनको इस बात का जो है इनाम मिल रहा है कि जो उन्होंने कारहाय नुमाया अंजाम दिए थे सिंध के एज ए केयर टेकर चीफ मिनिस्टर। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने एक बयान दिया है जिसे मैं बयान से ज़्यादा धमकी समझता हूँ। अब ये हम अपने गेस्टों पूछेंगे कि वो धमकी है या वाकई ऐसी बात है। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान के जो हालात हैं बहुत मखदूश हैं, गैर यकीनी हैं, और पाकिस्तान में आइंदा चंद दिनों में, यानी कि उन्होंने कहा जी 10-15 दिन के अंदर पाकिस्तान में एमरजेंसी भी लगाई जा सकती है। अब ये पूछेंगे कि ख्वाजा आसिफ क्या ये असल में ये पोजीशन है? ऐसा तो एमरजेंसी वाले हालात तो है ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस हालात से गुज़र रहा है और जिस मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल टर्मोइल है, इकॉनमी का टर्मोइल है, और उसके बाद हम दहशतगर्दी का भी सामना है, तो ऐसे में एमरजेंसी लगाना तो मैं समझता हूँ नामुमकिन है। तो इसके अलावा हमने देखा कि मसनूई सीटों जो मखसूस नशिस्तों का जो फ़ैसला आया है उसके बाद हुकूमत सीख पाया है। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया कि जी हम आर्टिकल 6 भी लगा रहे हैं इमरान खान के ऊपर। उसके बाद उन्होंने कहा जी PTI को हम जो है उसको बैन करने जा रहे हैं। इतने आसान फैसले नहीं हैं, और स्पेशली जब अता तारड़ के लेवल का बंदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कह के करेगा तो हम अपनी जगहसाई कराएंगे, क्योंकि इसका एक लीगल मेथड है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वही फाइनल अथॉरिटी होती है। इसके अलावा डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है मखसूस नशिस्तों का, अभी तक तो ये लग रहा है कि हुकूमत ऑल आउट जा रही है उसके डिफेंस में, और उसको ना मानने का हुकूमती अंदिया सामने आ रहा है। तो ऐसी जो कोशिश है वो क्या रंग लाएगी। इसके अलावा आज हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक इजलास हुआ जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर व फिक्र कर रहा था। अब मुझे हैरानगी इस बात पे है कि सुप्रीम कोर्ट जो एपेक्स कोर्ट है और उसका फुल बेंच, उसके जी किसी भी फैसले को मैं समझता हूँ कि किसी भी इदारे, इलेक्शन कमीशन को तो छोड़ दीजिए, उसका जो उसके फैसले की जो उसको ओबे करना है वो बाइंडिंग है तमाम इदारों के लिए, चाहे वो सिविल हों और कोई और इदारे हों।
और ये जो आज भी उस पर गौर व फिक्र के बाद इसको कल पेंडिंग कर लिया, इट शोज़ कि दाल में कुछ काला फिर है इलेक्शन कमीशन का। मैंने अपने इंट्रो में इसीलिए पहले कहा कि जिसने आइन से, कानून से खिलवाड़ किया उसको सज़ाएं मिलनी चाहिए, और इसी वजह से आज पाकिस्तान इस हालत को पहुंचा है। उसके अलावा इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का जो फटा पड़ा था, सिर्फ पंजाब में पड़ा था, जिनको ख़त्म कर दिया गया था और बड़ी तेज़ी से काम हो रहा था। आलमोस्ट 6 माह होने को हैं इलेक्शन हुए, जिसमें इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स ने 190 डेज़ में फ़ैसला भी करना होता है, लेकिन आज भी हम इलेक्शन कमीशन की हद दर्मी की वजह से इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स जो हैं वो सब मुअत्तल हैं। इवन इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने इस्लामाबाद के जो जस्टिस थे उनको भी काम से रोक दिया हुआ है। और आज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस की मीटिंग हुई, और मैं समझता हूँ कि ये आला अदलिया की तजलील है कि उनके लगाए हुए इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को सुप्रीम कोर्ट मान नहीं रहा है। इनके ऊपर बात करेंगे। लास्ट जो टॉपिक हमारा होगा वो ये होगा कि जो शोशा छोड़ा गया बैन लगाने का पीटीआई के ऊपर और इमरान खान पे गद्दारी के मुकदमात बनाने के, उसको आज नैयर बुखारी जो सेक्रेटरी जनरल हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी कि हम हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़े होंगे। तो इसका मतलब है कि अपने आप को डेमोक्रेट कहने वाली पीपल्स पार्टी तरीके इंसाफ के ख़िलाफ़ पाबंदी के जो एक फ़ैसला तो नहीं है, जो उनका इरादा है, इसका मतलब वो साथ खड़े हैं। बंदर बांट तो की थी इंतखाबात के बाद। इंट्रोडक्शन कराऊंगा अपने मेहमानों का जो मेरे साथ हैं। गुलाम अब्बास हरल साहब हैं। हरल साहब वेलकम टू द शो। राजा वहीद साहब मेरे साथ होंगे। वही साहब वेलकम टू द शो। कैसे देखते हैं ये जो हरल साहब, ये जो ख्वाजा असफ ने एक टीज़र, मैं इसे टीज़र कहूँगा, कि पाकिस्तान के हालात गैर यकीनी हैं, यहाँ कुछ भी हो सकता है, पाकिस्तान में एमरजेंसी लगाई जा सकती है, ये किसको मैसेज दे रहे हैं वो जी? देखिए खान साहब, जब से ये मखसूस नशिस्तों के हवाले से फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, तब से ये जो है हुक्मरान जो हैं ये सारे डेस्परेट हो चुके हैं। ये नौ बाल जो है वो फेंक रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि अब ये क्या करें, क्योंकि सारे के सारे जो प्लान थे, इनके मंसूबे जो इन्होंने बनाए हुए थे, वो सारे दरे के दरे रह गए। जो इन्होंने सारी जो एक प्ली बार्गेनिंग की हुई थी, जिसमें उन्होंने एक्सटेंशन भी देनी थी और भी बहुत सारे मामला थे, जुडिशल पैकेज इन्होंने आईनी तरमीमें करनी थी बहुत ज़्यादा, उस हवाले से ये सारे जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक आइन की मंशा के मुताबिक जो है एक फ़ैसला दिया है। लोगों की जो राय है उसको उसने तस्लीम किया। सुप्रीम कोर्ट ने जो आवाम की राय है, जो लोगों का मैंडेट है, उसको तस्लीम किया गया इस फैसले में, और वो वाकई लोगों ने मैंडेट दिया। क्या ये इनको नहीं पता? ये जब आपस में बातें करते हैं, क्या ये कोई भी हुक्मरान जमात में से कोई बंदा ये आंखों में आंखें डाल के ये कह सकता है कि मैं जेन्युइन मैंडेट पे मुंतखब होके आया हूँ? ये खुद बेचारे ये कहने से चुराते हैं, शर्माते हैं। इनके पास कोई इखलाकी जवाज़ नहीं है। ये जो ओहदेदार या हुकूमत लेके बैठे हैं, ये फार्म 47 की पैदावार है, इनके पास इखलाकी जवाज़ तो है नहीं है। और जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, तब से ये इस तरह की इनकी पोजीशन जो है वो हो गई है कि कभी ये कहते हैं कि पार्टी के ऊपर बैन लगा दिया जाए, कभी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो जाते हैं और इदारों को आमने सामने खड़ा कर दिया इन्होंने। मैं समझता हूं कि इसमें किसी की हार जीत नहीं है, ये अवाम की जीत हुई है, जमहूर की जीत हुई है, जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। और अगर आप सियासी जो है आप बालगी का मुजाहरा करें, आप जो है मैच्योरिटी का मुजाहरा करें, तो आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मनो अन तस्लीम करना चाहिए। अच्छा, एज ए ज्यूरिस्ट मुझे बता दीजिए हरल साहब, ये जो एक परसेप्शन फैलाने की कोशिश हुकूमत की तरफ से हो रही है, आज़म नज़ीर तारड़ साहब भी जिन्होंने आइन में नई नई इख्तरा पैदा करके उसका बेड़ा गर्क कर दिया, वो ये कहते हैं कि ये रीराइट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। आप नहीं समझते कि ये रीराइट है या फिर कंटेम्प्ट है, क्या है ये? व्हाट इज? देखिए, रीराइट का इशू नहीं है। देखिए, मसला हमारा बुनियादी ये है कि हम असूलों के साथ खड़े नहीं होते, हम कानून और आइन के साथ खड़े नहीं होते, हम शख्सियात के साथ खड़े होते हैं। कोई एक पार्टी में ऐसा बंदा नहीं होता आवाज़ उठाने वाला जो हक की आवाज़ बुलंद करे, जो असूल की बात करे।
हमेशा हमने अपने पार्टी लीडरान को खुश करने के लिए, एक ही पार्टी में लीडर होता है और उसको खुश करने के लिए, और वो भी बेचारा जो आजाद नहीं होता वो आगे किसी और जगह को खुश कर रहा होता है। आप अगर तो नून उसको लीग की खुश बात करने करें के तो लिए उनका पार्टी लीडर है कहाँ पे? वो तो खामोश है। हम सारे असूलों को पमाल करते हैं, सारी हदें क्रॉस करते हैं और ये खुशनुदी हासिल करने के लिए। और हम हमेशा, ये जितनी भी सियासी जमातें हैं खान साहब, हमेशा इस्तेमाल हुई हैं। और जब इनको ये अभी तक सबक नहीं आया कि आज जो है अगर हम इस्तेमाल हो रहे हैं तो कल हम अंदर होंगे, कोई और इस्तेमाल होगा, तो फिर ये जो है ये जमहूरियत के पास दार भी बन जाएंगे और फिर इनके लिए जो है। 70 साल की हिस्ट्री है, तमाम जमातें और तमाम मोस्टली जो पॉलिटिकल फेमस पॉलिटिकल जमातें हैं उनके लीडरान जो हैं वो अपना कंधा पेश करते रहे, अब भी पेश कर रहे हैं। ज़ाहिर है ये सारा जमहूरियत की जो जनाजा निकलता है कंधे इनके ही होते हैं। राजा साहब कैसे देखते हैं, ख्वाजा आसिफ ने आज बयान दिया कि जी पाकिस्तान के हालात बहुत गैर यकीनी हैं, पाकिस्तान में आने वाले 1-2 हफ्तों में एमरजेंसी लग सकती है। क्या आप नहीं समझते कि ये जो मौजूदा मैंने मरूजी हालात बताए कि पाकिस्तान की जो सियासी बेयकीनी है, मुआशी बेयकीनी है और महंगाई है और इसके अलावा सिक्योरिटी के जो हालात हैं, इन हालात में क्योंकि आप ज़ाहिर लिखते भी हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि एमरजेंसी लग सके? और दूसरा ये है कि क्या वो किसी को, मुझे तो ऐसा लगा कि वो धमकी दे रहे हैं किसी को। थैंक यू खान साहब। खान साहब जो ख्वाजा आसिफ साहब का बयान है गैर यकीनी सूरत हाल का, तो माशाल्लाह जो है ना, आपकी भी एक एज हो गई है, मैं भी उस एज में पहुंच चुका हूं। तो जब से हमने होश संभाला है हम यही बयान सुनते आ रहे हैं जब इन्होंने किसी और तरफ जाना होता है। तो मुझे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान सुन के ना मुझे लगता है कि ये अपने असल की तरफ वापस चले गए हैं। मुशर्रफ साहब की रूह इनके अंदर चली गई एमरजेंसी का लफ्ज़ सुन के। अच्छा, बात ये है कि मेरे भाई अब तक नाजुक मोड़ से भी गुजरा पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। देखें ये शुरू से जो है ना नाजुक मोड़ ही से गुजरता चला जा रहा है ना। लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि इस सारी सूरत हाल का जिम्मेदार कौन है, ये रिस्पॉन्सिबल कौन है ना, इस डगर पे लेके जाने वाला कौन है और इस नहज तक पहुँचाया किसने है, ये बहुत सारी बातें हैं ना। अच्छा, लेकिन जो इस वक्त ना गवर्नमेंट की सबसे बड़ी नाअहली या नालायकी मैं समझता हूँ ना, आप सियासत को ना एक तरफ कर देते हैं। इस वक्त जो एक्चुअल इशू है ना उनकी तरफ इनका दिमाग ही नहीं जा रहा। अवामी मसाइल भी अपनी जगह पे आप कह सकते हैं। दूसरा देखें, दहशत गर्दी का भी अल्लाह पाक रहमत करें हम सब पे। मुहर्रम में एक हमला हुआ, उस पर जितने जवान शहीद हुए वो एक सेपरेट इशू आप देख लें हमारे लिए क्या बने हुए हैं हालात। दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल आ रहे हैं वो भी आपके सामने है। यकीन करें अवाम ना एक लावा पक रहा है, अब बस एक फटने की देर है। अच्छा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हो सकता है थोड़ा लेट हो रहा है, लेकिन जब भी फटेगा ना तो हो सकता है कि पाकिस्तान एक अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है या एक्चुअल शक्ल है या जो रास्ता है उस पर वापस आ जाए। ख्वाजा आसिफ साहब को भी ना कुछ इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। मैं समझता हूँ मियाँ नवाज शरीफ साहब को रखना चाहिए। कुछ अर्सा जो है ना वो जो अवाम की सोच है उसके मुताबिक चले थे। जब उन्होंने एक नारा लगाया, जब उन्होंने जो है ना एक लाइन ऑफ एक्शन अवाम को दिया और उसकी वजह से उनको काबिलियत भी मिली, उसकी वजह से उन्हें रिस्पेक्ट भी मिली कुछ जगह पे। लेकिन उसका वो जिस डगर पे अब दोबारा चल रहे हैं ना, मैं समझता हूँ कि ये आगे भी मुस्लिम लीग नून सियासी लिहाज से अगर देखा जाए तो जो सिचुएशन पिछले इलेक्शन में उनके साथ हो चुकी है इस वक्त ग्राउंड पे उससे बुरे हालात हैं उनके लिए अगर ईमानदारी से तजिया किया जाए। लेकिन जो समझाने वाले जो उनको समझा रहे हैं, जो बचाने वाले हैं उनको बचा रहे हैं और वो समझते हैं कि बचाने वाले बचा लेंगे। मुझे लगता है कि इस दफ़ा बल्ली जो चढ़ेगी ना वो मुस्लिम लीग नून ही है। मुस्लिम लीग नून है जी। तो आप अब इसके ऊपर ज़रा टेक दे दिए मुख्तसर साहब कि क्या ये जो बयान दिया है ये कोई, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर लेता हूँ क्योंकि हम इस वक्त देख रहे हैं कि अदलिया के साथ हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट हेड ऑन क्लोजन नज़र आ रहा है हमें। आई डोंट हैव एनी हेजिटेशन इन सेइंग कि हेड ऑन क्लोजन नज़र आ रहा है। तो ये ख्वाजा साहब किसको डरा रहे हैं? अदलिया को डरा रहे हैं कि अगर आप ने हमारी बात ना मानी तो ये एमरजेंसी लग जाएगी, क्योंकि एमरजेंसी लग के जो है उनके मुताबिक, लेकिन मेरे मुताबिक अगर आइन के मुताबिक आइन के थ्रू एमरजेंसी लगेगी जो जुडिशरी यही रहेगी, तो ये अदलिया को धमका तो नहीं रहे कहीं? अच्छा, जो है ना जहाँ तक आपके इस क्वेश्चन की बात है ना,
धमकाना, डराना, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती रही है कि जो अदलिया का किरदार रहा है ना, वो भी कोई इतना काबिल तारीफ़ नहीं रहा कि हम कहें कि जो है ना अदलिया का किरदार बड़ा काबिल तारीफ़ रहा है। हमेशा अगर आप लाहौर हाई कोर्ट में ना आप पीछे थोड़ा सा चले जाए, मुशर्रफ साहब के दौर की बात करते हैं तो चौधरी इफ्तिखार साहब चीफ जस्टिस थे, मेरे शहर से थे। उनका जो किरदार रहा वो भी आप लोगों के सामने रहा। फिर चौधरी इफ्तिखार साहब का जो किरदार रहा वो भी आप लोगों के सामने रहा। साकब नसार साहब का भी किरदार हम लोगों के सामने रहा। बेसिकली जो ना गिव एंड टेक वाला ना, यहाँ पे मैं भी समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें, अल्लाह करे कि जो लोग मैं इंसाफ का बोलबाला हो, यही अल्फाज यूज़ किए जा सकते हैं और इंसाफ के मुताबिक जो हकीकत है, मबनी फ़ैसले हैं वो होने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी दिखा कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। अभी देखें, अभी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों के सामने आएंगी, हमें पता चलता जाएगा कि ये ऊँट किस करवट बैठता है। डराने वाली जहाँ तक ख्वाजा आसिफ साहब की बात है ना, ख्वाजा आसिफ साहब नहीं, ये शुरू से इनका वतीरा रहा है ना, ये आपके सामने सुप्रीम कोर्ट पे हमला केस ये आप लोगों के सामने ही रहा है ना। तारक अजीज साहब, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे, उनका बयान ऑन रिकॉर्ड है, बाद में जो कुछ हुआ सारी रसूल ने भी बताया, जी अख्तर रसूल साहब ने भी बताया, बहुत सारे लोगों ने बताया, ये चीज़ें सबके सामने आई थी ना। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली ये असम्बली के अंदर जो आर्मी हमारे आर्मी के बारे में और आर्मी चीफ के बारे में जो ये कहते रहे, जो जुबान बोलते रहे, इनका तो उसमें भी एहतसाब होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबान की तो बात ही नहीं करनी चाहिए। ख्वाजा आसिफ साहब ने कौन कौन से अल्फाज नहीं यूज़ किए हुए। अभी पिछले दिनों भी एक आपके सामने इशू ख्वाजा आसिफ साहब का आया था, आपको याद होगा, हमने यहाँ डिस्कस भी किया था। लेकिन मैं ख्वाजा आसिफ साहब की बात नहीं कर रहा। ख्वाजा आसिफ साहब जिसकी डायरेक्शन पे चल रहे हैं ना, ये उनको सोचना चाहिए कि ख्वाजा आसिफ साहब लोगों के जहन में इस वक्त क्या बिठा रहे हैं। देखें, अगर कोई ये समझ रहा है ना कि आप एक जो अवाम की आवाज़ है उसको दबा सकते हैं या आप दबा लेंगे, तो मैं समझ रहा हूँ ये उनकी गलत फहमी है इस वक्त, और देर तक दबाई नहीं जा सकती, ज़्यादा देर तक दबाई नहीं जा सकती। हल साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मेरे ख्याल में आइन की ज़ाहिर है कि आइन के मुताबिक आया, उनकी सीटें थी उनको वापस दे दी। उसको डिस्प्यूटेड बनाने की जो कोशिश है, अनफॉर्चुनेटली हमारे जो वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब और दूसरे जो इनके वज़रा हैं, वो डेली 4-5 प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और एक ही बात करते हैं कि जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, उसने ये कर दिया। हालांकि अगर इसको आप सीधा सोचें तो ये सीटें तो सही मिली जिनकी थी, ये इनका तो लेना देना कुछ नहीं था नून लीग और उसका। तो इसके एक तो ये सीख पा क्यों है, दूसरा जो है उनका फैसला ना मानने पर हुकूमती अंदिया जो है क्या रंग ला सकता है मौजूदा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, विच इज़ पोलराइज्ड। और मैं समझता हूँ कि बहुत बुरे हालात हैं पॉलिटिक्स में, स्पेस जो है वो नहीं है किसी और के लिए। देखिए, उसके बाद आप ये भी कह रहे हैं कि पीटीआई पे पाबंदी लगाने का सोच रहे हैं। देखिए, पीटीआई जो है एक सियासी हकीकत है और आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आपने पाबंदी लगानी है तो स्टैब्लिशमेंट की मुदाखलत पे पाबंदी लगाएं, फिर सारे मसले हल हो जाएंगे। उसके बगैर कोई मसला नहीं हल होगा। और जब किसी भी सियासी जमात की जो ताकत है वो अवाम के वोटर के साथ, उसके साथ जुड़ जाती है अवाम के साथ, तो फिर उसका जो फैसला है खान साहब वो अवाम ने करना होता है। लेकिन हरल साहब उसको मेरा खत्म करना ले है, लीजिए, चाहे उसको आप उसको कहते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है, लेकिन आप उसका क्या कीजिए कि जब पॉलिटिकल जमातें और उनके लीडरान जो हैं ये तो इस्टेब्लिशमेंट को खुद सियासत में लेके आते हैं। अब तो लड़ाई ये होती है कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमारा साथ क्यों नहीं दिया, दूसरे का क्यों साथ दिया। ये भी तो एक अनोखी बात है। देखिए इस वक्त जो हुक्मरान जमात है इनको ये सोचना चाहिए कि इतना ही वजन डालें जितना कल को उठा सकें, इतना बोझ डालें। और आज इनको अभी मुझे तो ये समझ नहीं आती, मैं बल्कि कासिर हूँ ये समझने से, अभी कितने दिन हुए हैं ये जेलों से बाहर निकले हैं, इनके ऊपर सियासी मुकदमे बने हैं, ये भी ये सारा कुछ जो है इस मरले से गुजरे हैं। लेकिन जो आज खुद ये लेकिन एक डिफरेंस जिसके मुद्दई बने हुए हैं कि मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज की जो जेल थी लाहौर में, आप सीन दैट, वो तो नक्सियाँ थी इनकी एयर कंडीशन। देखिए जो मैं ये बिल्कुल इसमें कोई दूसरी राय नहीं खान साहब कि वो भी सारे सियासी मुकदमे थे। आज पीटीआई पे जो मुकदमे हैं ये सारे सियासी मुकदमे हैं। तो ये इनको बंद करना चाहिए ये कारोबार। खुदारा ये लोगों को गद्दार, काफिर, चोर, डाकू, करप्ट जो है कहना और ये कारोबार जो है वो बंद करें और सियासत जो है उसको स्पेस दें
और उसको तस्लीम करें। और जब तक आप सियासत को तस्लीम नहीं करेंगे और सियासतदान जो है वो सबक नहीं सीखेंगे, आपस में मफाहमत नहीं बनाएंगे, तब तक इस मुल्क के कोई मसाइल हल नहीं कर बड़ी आइडियल सकता। ना तो सिचुएशन खान की बात कर रहे साहब हैं। इस मुल्क में कोई इदारा अकेला इस मुल्क के मसाइल हल कर सकता है, ना कोई अकेली जमात मुल्क के मसाइल हल कर सकती है। ये सब सियासतदानों को, सब इदारों को मिल के बैठना होगा, तब इस मुल्क के मसाइल हल होंगे। क्योंकि मुल्क जो है इस वक्त मसाइल में गिरा पड़ा है। हरल साहब, इतने मसाइल हैं। हुकूमत तो बिल्कुल इस बात पर पक्की नज़र आ रही है कि वो डिवाइस मोड पे है और वो मखसूस नशिस्तें वो जो है पीटीआई को देने के लिए किसी तौर पर भी जो है राज़ी नहीं नज़र आ रही। और ये सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का अगर डिफाइंस होगा, आप क्या देखते हैं कि क्या रंग ला सकता है ये? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो अपने डिसीजन के ऊपर, मेरे ख्याल में अगर अब भी सुप्रीम कोर्ट इम्प्लीमेंटेशन ना करवा सके अपने डिसीजन पे, तो फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट का वजूद ख़त्म हो जाएगा। देखिए, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का वजूद नहीं खतरे में आता, ये रियासत के लिए बहुत बड़ा खतरा है कि एक मुल्क की जो है सबसे बड़ी आईनी अदालत जो है, अदालत उज़्मा जो है, उसने फैसला दिया है। खान साहब देखिए, कुफर का निज़ाम तो चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। तो ये इनको अब समझना चाहिए कि हमारा जब तक इस मुल्क में जो है इंसाफ नहीं कायम होगा, एक कानून जो है इस मुल्क में कानून के ऊपर अमलदारी नहीं होगी, जंगल की कानून इन्होंने बनाया हुआ है। आपने कहा कि इमरजेंसी की बात की है ख्वाजा साहब ने, आप बताएं मुझे, क्या इस मुल्क में लोगों के बुनियादी इंसानी हकूक महफूज हैं? क्या दस्तूरी जमानतें जो आइन ने दी हुई हैं क्या वो महफूज हैं? क्या लोगों को आज़ादी इज़ारे रहे है? क्या इसमें क्या लोग सियासत कर सकते हैं? क्या सियासी जमातों को अपना मैंडेट जो है वो महफूज करने का हक है? क्या इसमें पहले कौन सा कानून इस मुल्क में है? हमने लास्ट ईयर भी देखा कि कानून और आइन की धज्जियाँ उड़ाई गई। 2 सूबों में पहले इलेक्शन नहीं करवाया गया 90 डेज़ में, उसके बाद जो है मरकज़ में नहीं करवाया गया, वो यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, उस वक़्त भी कुछ नहीं हुआ। मुझे वन लाइन आंसर दे दीजिए, क्या अब जो है सुप्रीम कोर्ट का अगर हुक्म नहीं माना जाता, आप देखते हैं कि कोई तौहीन अदालत होगी वज़ीर आज़म के ऊपर या बाकी सब जो लोग हैं जो इसमें शामिल हैं? आज़म देखिए, अगर तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता इलेक्शन कमीशन, तो फिर ये इस पे तौहीन अदालत लगेगी। और अगर हुकूमत रिव्यू पिटिशन में जाती है तो रिव्यू पिटिशन जो है उसमें कोई बाहर से जज नहीं आ सकता, वो सेम बेंच जो है सेम सुनेगा जी, सेम बेंच सुनेगा और उसमें बहुत ही कामयाबी के या फैसला तब्दील होने के चांस ना होने के बराबर होते हैं। तो फिर ये यही जो फैसला चार होगा। एडहॉक जजेस का मुतालबा किया था जिनको सुप्रीम काउंसिल में लेके आए थे जुडिशल काउंसिल में, उनका तो कोई अमल दखल नहीं है इसमें। नहीं, देखिए ये सेम बेंच के सामने जाएगा। अगर एडहॉक जज आ भी जाते हैं, जो कल इजलास हो रहा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का, तो फिर उसमें वो जज नहीं बैठ सकते, ना कोई और जज बैठ सकता है जो पहले ऑलरेडी मौजूद हैं। साहब कैसे देखते हैं? हुकूमत तो मानने को तैयार नहीं है और उसके लिए वो हर हरबा वो इस्तेमाल करने के लिए भी बज़ाहिर जो है वो अंदिया दे चुकी है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर अब ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना गया तो सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या होगी? क्या अदलिया बरकरार रह सकेगी? और अगर डिफाइंस की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ना माना, तो क्या ये वैसा ही मामला होगा जैसा 2 असम्बलियों में ये इन्हीं मौजूदा हुक्मरानों ने ही इलेक्शन नहीं कराया था और बाद में कौमी इलेक्शन जो था, नेशनल जो इलेक्शन हम किसे कहते हैं, वो भी नहीं करवाया था, तो कुछ भी तो नहीं हुआ था उनके साथ? अच्छा, पहले तो मैं जो है ना, एक मेरे भाई ने बात की, कहते हैं कुफर का निज़ाम तो चल सकता है, जुल्म का नहीं। तो यकीन करें, मेरे ना एक चेहरे पे मुस्कुराहट सी आ गई। खान साहब, हम तो पिछले 30 साल से जुल्म का निज़ाम ही देखते जा रहे हैं। अल्लाह करे कि जनाब ये जो मुहावरा है या जो कहावत बनी हुई है, ये हम भी अपनी आंखों से देख चल भी नहीं रहा ना, नहीं, ये चल ही रहा है। देखिए, जुल्म का निज़ाम ही चल रहा है ना। अच्छा, अब आ जाते हैं पीटीआई पर पाबंदी की। ये मैं इस पर थोड़ा सा ना मुख्तसर सा देखें, कौन सी ऐसी सियासी जमात है? ज़िया उल हक ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की,
मुशर्रफ ने मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की कोशिश की, ANP ने को ख़त्म करने के लिए भुट्टो ने कोशिश की ANP को। और बाद में भी जब देखें लेकिन जब जिस वक्त ना नेशनल पार्टी थी ANP पे जब इमरान खान के ऊपर ताकतवर हलकों का आता तो उस वक्त भी ANP को दबाया गया, MQM को भी ख़त्म करने की कोशिश की गई जी। अब इमरान खान साहब की जमात पे सियासी पाबंदी की जहाँ तक बात है, सियासी जमात इस तरह ख़त्म नहीं की जा सकती और ना ही कभी होगी। इसलिए मैं समझता हूँ कि अब सियासतदानों को ना थोड़ा अक्ल से काम लेना चाहिए। मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आसफ अली जरदारी साहब को, इन लोगों को ना अब अक्ल से काम लेना चाहिए और जो आइन के मुताबिक इनका किरदार है ना वो अदा करने की कोशिश करनी चाहिए। आइन के मुताबिक जो जिस तरीके से इनको एक स्पेस देनी चाहिए पाकिस्तान तरीके इंसाफ को, वो इनको देनी चाहिए और उसे सियासी जमात की तरह रोल, उसे दहशतगर्द तंजीम नहीं समझना चाहिए कि वो दहशतगर्द तंजीम है। देखें हालांकि खान साहब अगर ईमानदारी से बात की जाए ना तो आप देखेंगे कि मेरे पिछले जितने प्रोग्राम है ना लोग समझते होते थे शायद मेरा झुकाव मुस्लिम लीग नून की तरफ है, हालांकि ये बात नहीं थी। उस वक्त जब इमरान खान गलत थे तो हम कह रहे थे कि इमरान खान साहब गलत कर रहे हैं। आज अगर मुस्लिम लीग नून गलत कर रही है तो हमें कहना चाहिए कि मुस्लिम लीग नून गलत कर रही है, मुस्लिम लीग नून गलत कर रही है ना एक सियासी जमात को। अब आ जाते हैं जो इलेक्शन इस मखसूस सीटों का आपने फैसले की बात की, देखें ये इनका राइट था। ये तो वैसे एक ना वो कहते हैं लस्सी में मदानी फेरने वाली बात थी, जिस तरह उलझाया गया इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह का किरदार अदा किया। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा तअज्जुब या जो आप जिस बात पे कह सकते हैं ना, जब ये केस चल रहा था तो आपको याद होगा कि एक रिमार्क्स ये भी थे कि जो उसको बैन करने का इंतखाबी निशान का वो हमारे फैसले की गलत तशरीह की गई थी, आपको याद होगा बड़ी अच्छी। तो हमने यहाँ डिस्कस भी किया था। सबसे पहले तो मैंने आगे भी कहा था और मैं अब भी ये कह रहा हूँ ना कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तो वहाँ से एहतसाब शुरू करना चाहिए जहाँ से हक बनता है। और अब दूसरी बड़ी मिस्टेक जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से हुई है कि जनाब उनके मखसूस सीटें जो उनका राइट था, जो अवाम ने उनको दिया, हक दिया, आपने अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश शुरू की ना लोगों ने। मैंने आगे भी आप ही के प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जो है पार्लिमानी पार्टी मान लिया, जब उन्होंने उधर ज्वाइन कर लिया फिर आपने सीटें नहीं दी उनको। देखें अब ये जो जिस तरह की इन्होंने एक सिचुएशन क्रिएट कर दी है ना, मैं बार बार कहता हूँ कि जो है ना जो रास्ते निकालने वाले हैं उनको रास्ते निकालने भी आते हैं। अब देखें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या दोबारा रिस्पांस आता है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये मानने को तैयार नहीं है और ना ही जो मुस्लिम लीग नून है और जो इनके पीछे कुछ ताकतवर हाथ हैं उसमें कुछ मखसूस हाथ है। इस डिसीजन के साथ सुप्रीम कोर्ट का एक और भी डिसीजन आया है। उन्होंने कहा है कि जी तमाम जजेस को अप्रोच किया जा सकता है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम हो इनकी, क्या उसका नाम है जी, क्या कहते हैं आप उसको, कि इसको अगर कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है या कुछ है, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम अरकान जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट वापस आ सकते हैं किसी वक्त भी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें जब ना यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को सुप्रीम कोर्ट ने, आपको याद होगा, आसफ अली जरदारी साहब के अगेंस्ट जब एक लेटर लिखने को कहा था, वो चलते वो कितना टाइम लगा और फिर आखिर में आके उसका रिजल्ट क्या निकला आप लोगों के सामने कि मजाक बना दिया गया था ना। फिर जब तारड़ साहब की आपने बात की, तारड़ साहब के एक बुजुर्गवार जो आप रफीक तारड़ साहब की हिस्ट्री आप लोगों के सामने है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट को किस तरह मजाक बनाया गया। मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियारात को ज़रूर इस्तेमाल कर रही है, इंसाफ प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। कुछ ऐसे जज साहबान भी हैं जो इस वक्त जो है ना कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी उनका झुकाव इस तरफ है, कुछ कहते हैं उनका झुकाव की बात नहीं है, बात है जो आइन के मुताबिक है, आइन के कानून के मुताबिक अगर उन्होंने फैसला किया है वो डट के अगर खड़े भी होते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे जो है ना ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे रास्ते आप लोगों के सामने निकालने को तैयार होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो जिस तरह ख्वाजा आसफ साहब है, आपने कहा डराने वाली बात होगी, तारड़ साहब के बयान आप लोगों के सामने है। तो मैं समझता हूँ कि अभी तक गवर्नमेंट, और अल्लाह ना करे कि वो वक्त आए, मैं समझता हूँ कि अदलिया और गवर्नमेंट या कुछ और हल्के एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाएं और हालात इससे भी ज्यादा खराब हो। इसलिए मैं कहता हूँ इस वक्त तो आमने सामने खड़े हैं, हेड ऑन कोलिजन हो रहा है। देखें अभी तक जो है ना उस तरह देखें
एक फैसला होता है, उस अभी एक फैसला हुआ है, उस फैसले पे इम्प्लीमेंट कर। देखें आगे जो पोजीशन थी ना, पहले इससे पहले जो पोजीशन थी इमरान खान साहब के अगेंस्ट चल रही थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट भी हक और सच का साथ उस तरह इंसाफ के मुताबिक फैसला भी नहीं हो रहा था। अब अगर एक फैसले आने शुरू हुए हैं तो आप देखें कि आगे उसका रिस्पांस क्या आता है। ये चीज Right. ये आके कुछ दिनों में आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने ये चीजें आना शुरू हो जाएंगी। हजल साहब, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है उसके ऊपर गौर व फिक्र कर रहा है। ये मेरे लिए बड़ी अचंभे की बातें हैं सारी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट सब पाकिस्तान का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। उसके चीफ जस्टिस ने एक फ़ैसला दिया था, बट इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसके डिनाइल मोड में चला गया। वो ट्राइब्यूनल्स जो है उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा जी चीफ जस्टिस के पास इख्तियार नहीं, ये तो मेरा इख्तियार है। और जब वो कहते हैं कि बनाओ तो आपने बनाया नहीं। और उसके अलावा हमने आज देखा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और लाहौर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस साहबा की एक मीटिंग हुई है जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि ट्राइब्यूनल्स रिटायर्ड जजों के होंगे या फिर जो एक्टिव जजेस हैं उनके होंगे। ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई जो 8 फरवरी को जो कुछ हुआ उसको बचाने की सारी कोशिशें हैं? उसके अलावा मेरे पास एक और भी इंसाइट है, वो सुन लीजिए, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन ने इस पॉइंट पे गौर किया, ये मेरी ब्रेकिंग भी समझ लीजिए, कि तहरीके इंसाफ के पास इंतज़ामी ढांचा नहीं है इस वक्त, क्योंकि उनके जो इंटर पार्टी इलेक्शंस थे वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे, तो इसको बेस बनाकर उनको जो है सीटें ना दी जाए, ये एक बहाना ढूंढ लिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। आपका टेक? देखिए ऐसा कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म बड़ा वाज़ह है और सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन दिए हैं बाकी उम्मीदवार को, जो उम्मीदवार रह गए थे, और बाकी कुछ उम्मीदवार थे तकरीबन कुछ 39 ऐसे MLA थे 41 के ज़्यादा जिन्होंने उसी वक्त ही नॉमिनेशन पेपर के साथ अपना जो है वाबस्तगी के हवाले से एक एफिडेविट सबमिट किया था। 39 थे जी। जी जी। और उसके अलावा बाकी जो रह गए थे उसको सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन का टाइम दे दिया कि उसके अंदर जाके इलेक्शन कमीशन में अपना एफिडेविट जो है वो जमा करवा दें और अपनी पार्टी की वाबस्तगी जो है। इसमें ये भी अपने हमारे व्यूअर्स को बता दीजिए कि उनके 100% जो कैंडिडेट थे उनके पास पार्टी एफिलिएशन का सर्टिफिकेट था, लेकिन ये बात जो हियरिंग चली है उसमें भी होगी। सलमान अकरम राजा साहब ने बताया कि बहुत से ऐसे सर्टिफिकेट जो है इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से छुपाए और उनको जो है प्रेजेंट नहीं किया। बिल्कुल। और उसके अलावा उनको बार-बार उसके बाद इनको बेचारों को दाखिल ही नहीं करने दिए गए नॉमिनेशन पेपर। ये तो देखिए इलेक्शन से पहले जो एक प्री पोल रिगिंग हुई वो तो सबके सामने है, पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह जो है जो भी पीटीआई के उम्मीदवार था उनको उठाया गया। साहब ये तो उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, इंस्टीट्यूशनल कोलैप्स हो गया ना फिर ये तो। और अच्छा एक बात मेरे दोस्त ने भी की, बाकी भी सारे दोस्त आज बात कर रहे हैं कि इदारे आमने सामने हैं। देखिए कोई इदारा आमने सामने नहीं है। मैं समझता हूं कि ये इदारों के अंदर मुदाखलत है और ये मुदाखलत बंद होनी चाहिए। अगर एक इदारा जो है चले कुछ थोड़ा बहुत जो है अपना जिम्मेदारी पूरी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जो है उसके अंदर मुदाखलत की जा रही है और ये खुद वो जज साहबान कह रहे हैं कि हमारे काम में मुदाखलत की जा रही है, हमारे ऊपर दबाव है। साहब आप तो मजिस्ट्रेट से लेके हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी जो है वो उनकी तरफ से रेजिस्टेंस शो की गई है उनके डिसीजन। खान साहब सरगोदा के जज साहब है एटीसी कोर्ट के, उन्होंने बड़ा लेटर एक वाज़ह लिखा कि मुदाखलत किस हद तक होती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहबान ने लेटर लिखा और ये सबको पता है। ये नहीं कि मुझे पता है, ये सिर्फ आपको पता है, ये बाकी आम आवाम को भी पता है। और जहां तक खान साहब आपने बात की कि जो पहले वाला कमीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किस कैपेसिटी में गौर व फिक्र कर रहा है, क्या उसके ऊपर लाजम नहीं कि उसको ओबे करे? देखिए गौर व फिक्र की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। ये बड़ा सादा सा फैसला है और इम्प्लीमेंटेशन क्या करनी है इस इदारे ने। सुप्रीम कोर्ट का भी बड़ा वाज़ह हुक्म है, कोई इसमें अबहाम नहीं है कि जिस पे गौर व फिक्र की जाए। और इनके ऊपर अगर इन्होंने तौहीन अदालत से बचना है या उसके मुर्तकिब नहीं होना तो इसको जल्दी से जल्दी जो है इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और अवाम जो है असल मसला अवाम का है, अवाम जो है उनका हक दिया जाए जो उन्होंने
अपने वोट के जरिए जो है किसी को मुंतखब। चूजन रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे अच्छा खान साहब, मैं जो बात कह रहा था ना, इन्होंने एक बात की कि इन्होंने कहा कि जो है ना, मेरी बात की इन्होंने बेसिकली तौसीक की। इन्होंने कहा कि जो है ना, मैंने कहा है कि अदारे आमने सामने है, तो उन्होंने कहा कोई अदारे आमने सामने है, मदाखलत है। जब मदाखलत होती है तब ये अदारे आमने सामने होते हैं। जब एक अदारा दूसरे अदारे में मदाखलत करता है तो तब अदारे आमने सामने होते हैं। अगर तमाम अदारे अपने कानून के दायरे में रहते हुए अपना काम सर अंजाम दें तो कभी भी अदारे आमने सामने नहीं आएंगे ना। अब जो है ना, बार बार हम हैं। जो मुझे ये बताइए राय जी, साहब, ये इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच के ऊपर गौर व फिक्र क्यों कर रहा है? वो किस कैपेसिटी में कर रहा है? क्या उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का डिसीजन मनोवान जो है उसको तस्लीम करे? वो गौर व फिक्र करके, और जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने एक एक्सक्यूज़ जो है गढ़ भी लिया है कि पीटीआई के पास इंतजामी ढांचा नहीं है, इसलिए जो वो लिस्टें अब दे रहे हैं हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। ये तो आप, मैं समझता हूँ कि हम जो है एक बहुत बड़े बुरान की तरफ जो खान साहब, एक मुहावरा है, मैं भी आपको सुनाता हूँ। वो मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये बड़ा पुरानी एक बात है ना। अब देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। इन्होंने प्री पोल रिगिंग की बात की, उसको एक साइड पे रख देता है। इलेक्शन से जो पहले हुआ, जो कुछ हुआ, वो आज के दिन में आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे चले जाएं और आप देखें कि इलेक्शन कमीशन जो उसने फॉर्म 45 और फॉर्म 46 और फॉर्म 47 वहाँ पे अपलोड किए हुए अपनी वेबसाइट के ऊपर, उस पे आज तक चेंजेस हो रही हैं। आज तक ये ऑन द रिकॉर्ड चीज़ें हैं ना। ये सारी चीज़ें वो हैं जो हम बार बार कहते हैं ना, इलेक्शन कमीशन आइन के साथ किसने, मसलन अगर सियासी जमातों की बात की जाए तो क्या मियां नवाज शरीफ साहब को आइन में नहीं लिखा हुआ? उनको नहीं पता कि जिसको अवाम मैंडेट देती है वो हुकूमत करेगी? क्या मियां नवाज शरीफ साहब को नहीं पता कि पिछले इलेक्शन में मैंडेट किसको मिला था? उससे पिछले इलेक्शन में चले जाए, क्या इमरान खान साहब को नहीं था पता कि उस वक्त अवाम को मैंडेट किसने दिया था और कौन क्या इलेक्शन करवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने जो पिछला फैसला किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर, पाबंदी वाली बात कर रहा हूँ, क्या वो सबको नहीं पता कि आइन के किस तरह मुखालफ सिमत में खड़ा था? आज अगर एक फैसला हुआ है तो क्या आपको नहीं पता कि इलेक्शन कमीशन का पिछली दफा आइन के मुताबिक रोल था या नहीं था रोल? आज अगर हम बात करें, मैं कोई पूरी उम्मीद नहीं हूं, मैं अगर ईमानदारी से बात करूं ना, तो हम जो बार बार जो हम लोग समझ रहे हैं ना कि इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट एक फैसला आया है जी, इलेक्शन कमीशन ने जो अनाउंस किया था वो गलत अनाउंस किया, और इलेक्शन कमीशन अब जो है ना उसके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। बेहतर ना होता कि सुप्रीम कोर्ट आइन से खलवाड़ करने वाले इंतखाबात से, अवाम के मैंडेट से खलवाड़ करने के लिए कोई सजा भी तजवीज़? सर, मैं अब यही बात मैं करने लगा, आपने मेरे मुंह की बात मुझसे छीन ली ना। देखें, जब तक ये इसी तरह सिर्फ आइन आइन और एक दूसरे की तरफ बाल फेंकते रहेंगे ना, उस वक्त तक किसी चीज़ पे कोई इम्प्लीमेंट नहीं होगा। देखें, मुशर्रफ साहब को एक सजा हुई, उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत ही, आपको याद होगा, जो वफाकी वजीर थे, उन्होंने एक प्रेस कर, हालांकि क्या आप समझते हैं वो फैसला गलत था? वो फैसला गलत नहीं था, वो आइन के मुताबिक था। वकार सेठ का वो बिल्कुल आइन के मुताबिक था। लेकिन जहां पे हमारी जरूरत होती है हम आइन के मुताबिक फैसला चाहते हैं, और जहां पे हमारी जरूरत नहीं होती, हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि आइन से हट के फैसला हमारे हक में आ जाए। बेसिकली ये निज़ाम उस वक्त तक ठीक ही नहीं होगा। मैं बार बार जो बात कर रहा हूँ ना वो ये है कि जब तक तमाम सियासी जमातें, तब तक तमाम अदारे इस बात को नहीं समझेंगे कि जिस जगह पे ये इस मुल्क को लेके आ चुके हैं, इस मुल्क का इन्होंने मजाक बना के रख दिया। एक लाइन का आंसर दे दीजिए। जी जी। जो एक्सक्यूज बनाया जा रहा है इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि पीटीआई के पास इंतजामी ढांचा नहीं है, आप क्या समझते हैं इसमें कितना वजन है? मैं देखें, इस बात वजन की नहीं है। मैं तो बार बार आपके सामने जो बात कर रहा हूँ ना, बेसिकली खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। निज़ाम के साथ खेल चुके, निज़ाम के साथ खेल रहे हैं, खेलने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक्सक्यूज लेके एक नई पिटीशन दायर होगी, एक नई पिटीशन दायर होगी, आहिस्ता 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 टाइम गुजरता जाएगा, और फिर एक टाइम आएगा कि पीटीआई के हक में कुछ आवाज चलना शुरू हो जाएगी किसी और तरफ से। फिर इस तरह की चीजें। राइट, आगे चलें। बस लास्ट क्वेश्चन है सर, मुझे ये बता दें, रिव्यू पिटीशन में क्या जो नून लीग गई है, क्या वो मतलब इसको क्लेम कर सकती है इन सीटों का? आज आज़म अजीज़ तारड़ साहब जो बड़े मैं तो समझता हूँ कि पाकिस्तान में आइन के साथ खिलवाड़ करने में नंबर 1 वो साहब हैं, उन्होंने कहा जी कि जिनको सुना नहीं गया वो रिव्यू पिटीशन में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि जो बंदरबांट की सीट, बंदरबांट के बाद जिनको सीटें दी गई थी, हुकूमत का प्लान है कि उनको लेके जाए, जैसे समीना खालिद गुरकी
शर्मिला फारूकी, इस किस्म के लोग जो हैं जिनको बंदरबाट के बाद सीटें मिली थी, क्या उनका क्लेम जो है आईनी कानूनी तौर पर बनता है इन सीटों पर? देखिए मुख्तसर जवाब दे ये दीजिए। इनको भी पता है, सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स हैं जो ये कर रहे हैं। इनको भी पता है कि फैसला यही आना है, ये फैसला और नहीं हो सकता, ना फैसला तब्दील हो सकता है। रिव्यू पिटीशन में कोई गुंजाइश या नहीं फिर होती। मजलूमियत लेना चाह रहे हैं कि हमें मुख्तसर नहीं मिला? ये सिर्फ जो है ये अपनी मजलूमियत और आपने जो इनका एक एजेंडा है उसको जो है उसको Implement किया तसलसल जा रहा है। में डालना चाह रहे हैं, मुझे और कोई बात ये नहीं। जवाब दे दीजिए कि नैयर बुखारी जो सेक्रेटरी जनरल हैं, साबिक चेयरमैन सेनेट भी थे, उन्होंने कहा कि जी पीपल्स पार्टी नून लीग के हर फैसले के पीछे खड़ी है, और इसका मतलब है कि ये जो एक हवा छोड़ी गई, जो टीज़र फेंका गया, और ये जो मैं समझता हूँ कि ये भी धमकी थी, क्योंकि इसको प्रूव करना बड़ा मुश्किल है पीटीआई के ऊपर जो है बैन करने का, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है और हमारा जो शोरश ज़दा सूबा है उसमें 99% उनके पास सीटें हैं, तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। तो पीपल्स पार्टी भी इस फैसले में साथ खड़ी है, हालांकि साफ छुपते भी नहीं हैं, सामने आते भी नहीं हैं वो लोग। देखिए आपने कहा कि नैयर बुखारी साहब ने कहा है कि पीपल्स पार्टी जो है नून लीग के हर फैसले के पीछे खड़ी है, और मेरी हंसी निकल गई है। क्या नून लीग के फैसले हैं? क्या उनको ये सबको पता है अब कि नून लीग भी किसके पीछे खड़ी है और ये किसके पीछे खड़े हैं। ये बेचारे तो लाइन लगा के खड़े हैं। असल हकीकत तो ये है कि ये लाइन लगा के खड़े हैं और सारे शाबाश लेना चाहते हैं। राजा साहब, मसला शाबाशी का है। अच्छा मैं जो है ना, शहबाज शरीफ बेचारा तो किसी खाते में जब कहते नहीं आता ना जी। जी बोले। अच्छा मैं जो है ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ना थोड़ी सी मैं खुशफहमी का शिकार था जब ये मैं था कि वो डेमोक्रेटिक पार्टी है। अब मेरे जहन में ये था कि कम से कम देखें जो बंदर बांट हुई, जिस तरह हुकूमत में आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिस तरह सिंध में हुकूमत ली और मुस्लिम लीग नून का जिस तरह वफाक में हिस्सा बने, ये सारी चीजें ना नाम आपने एक चीज देखी जी जी कि बजट में जो है जरदारी साहब बाहर थे, और अब जब ये गेम चली है तो वो कहते हैं जी हमारे जो चेयरमैन साहब, को चेयरमैन है, चेयरपर्सन है बिलावल, वो पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा बजट की दफ़ा भी ना मैं इसी सीट पे बैठा हुआ था, यहाँ मेरी और आपसे बात हुई थी, आपने कहा था बजट, मैंने कहा था ये इसी तरह मंजूर हो जाएगा, ये इसी तनख्वाह पे काम करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ना गिद्द हैं बहुत सारी और नीचे खुराक का टुकड़ा पड़ा हुआ है, हर बंदा जो है ना वहाँ से अपने अपने हिस्से का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर उठाना चाह रहा है और कोई इशू नहीं था। अब आ जाते हैं, मैं कह रहा था मैं पूरी उम्मीद था कि कम अज़ कम जो सियासी जमात को बैन करने के बारे में या उसके पाबंदी लगाने की बात है ना, पीपल्स पार्टी का अगर मैं पिछला रिकॉर्ड देखता बेनजीर भुट्टो के दौर में या पीछे, तो मेरे जहन में ये था कि अल्लाह पाक हो सकता है कि मेरा जो मेरी खुशफहमी समझ लें कि वो ठीक ही साबित हो, लेकिन यकीन करें मायूसी हुई आज बुखारी साहब का बयान देख के। हालांकि खुर्शीद शाह साहब ने जो पहला बयान दिया था आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि मैं समझता हूँ। आपका मतलब उनसे इख्तलाफ करें, दोनों घर चले जाएंगे, उनकी हुकूमत तो नहीं रह सकती ना। नहीं देखें मेरी बात सुने, एक स्टेज बड़ी आइडियल सिचुएशन ढूंढ रहे हैं आप, नजरियाती लोग सारी कठपुतलियां हैं खान साहब, चाहे नून लीग है चाहे। लास्ट क्वेश्चन जी, मुख्तसर जवाब दे दीजिए, इस मौजूदा हालात में हरल साहब ये जो 4 जजेस एडहॉक लगाने की इतनी जल्दी क्या थी? मेरे ख्याल में छुट्टियों के बाद एक मुश्किल से 1 माह रह गया काजी फायज ईसा साहब का, ये बेहतर ना होता कि इसको आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर छोड़ दिया जाता? देखिए खान साहब, जो आइन का आर्टिकल 182 है वो इस बात की इजाज़त तो देता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो किसी वक्त भी जो है अगर बल्क ऑफ केसेस हों तो फिर वो एडहॉक जज लगा सकती है, और ये पहली दफ़ा नहीं लग रहा है, ये 1971 से लेके आज तक ये लगते आए हैं। लेकिन इस वक्त जो टाइमिंग्स है और जो जज इन्होंने जो पीरियड के लिए उन्होंने 4 जज साहबान को अपॉइंट किया है वो मशकूक कर देती है सारे मसले साहब। लास्ट एक, अच्छा पहली बात है, मैं आइन में इसकी ठीक है इजाज़त है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो है ना मेरी नज़र में ये बात ठीक नहीं है कि डार्क जजेस देखें, एक जो सीनियरिटी वाइज जिस तरह प्रमोशन होती है उसको उसी सिलसिले को बरकरार रखना चाहिए। इब्राहिम जो थे चीफ जस्टिस थे, उन्होंने तो खत भी लिखा, नईम अफगान साहब जो हमारे दोस्त, मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, उनके बारे में उन्होंने लिखा कि आपने बलूचिस्तान से तो बना दिया, लेकिन मैं तो सीनियरिटी में था, सीनियर था, मुझे क्यों नहीं बनाया गया? बेहतर ना होता कि उसको ले आते? चलें वो एक सेपरेट इशू हो गया, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ, देखें खास तौर पे ये जो इस वक्त पोजीशन बनी हुई है ना, जो इस वक्त जिस हालात से सुप्रीम कोर्ट गुजर रही है, अगर पहले चीफ जस्टिस साहब के दौर में भी एक ग्रुपिंग का तासर था तो आज भी ग्रुपिंग का तासर, अगर ईमानदारी से बात की जाए
तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये अपने अपने ग्रुप को मजबूत करने के लिए जो है ना एक चाल चली जा रही है, जुडिशियल कमीशन का लेकिन इजलास छुट्टियों के बुलाया बाद जा रहा एक मारा है। जना लेकिन जी, काजी मैं वही फायद कह रहा हूँ, ईसा इतनी साहब का। बेसब्री का मुजाहरा नहीं था करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ काजी फायद ईसा साहब के हक में हम भी बोलते रहे हैं जिस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, आपको याद होगा, आपके प्रोग्राम ही की बात कर रहे हैं। लेकिन जो अगर काजी फायद ईसा साहब भी, मैं समझता हूँ कि इंसान को अपनी रिस्पेक्ट से आगे कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए। काजी फायद ईसा साहब को बहुत सारे काम और बहुत सारे फैसले सोच समझ के करने चाहिए। राइट, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स। आप देख रहे थे आखिर कब तक। पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, पेचीदा तो ज़रूर है, क्योंकि इकॉनमी में तो हम जाहिर है कि बहुत बुरे हालत में हैं, अवाम बहुत बुरी हालत में है। जो असल स्टेक होल्डर हैं पाकिस्तान के, उनका कोई वाली वारस नहीं है। ये तमाम ही हुक्मरान जो हैं उनके बारे में नहीं सोच रहे। लेकिन उसके अलावा जिस किस्म की पोलराइजेशन है और जो कुछ किया जा रहा है, खैर की जो इसमें से जो है मैं समझता हूँ कि तवक्को नहीं की जा सकती। बार बार कहता चला आ रहा हूँ कि तमाम स्टेक होल्डर्स को बैकफुट पे जाना पड़ेगा, एक दूसरे को स्पेस देना पड़ेगा, पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा, पाकिस्तान के अवाम का सोचना पड़ेगा। अदरवाइज़ जो राजा साहब जो बात कर रहे थे, हरल साहब जो बात कर रहे थे, हम इस वक्त जो है एक बारूद के ढेर पर हैं, क्योंकि भूखी नंगी अवाम, गुर्बत जो होती है वो बहुत बड़े मैं समझता हूँ कि इनकलाब की बात तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उनका जो रिवोल्ट आता है वो बहुत ख़तरनाक होता है। उसकी धमक जो होती है कई सदियों तक, या मैं समझता हूँ तिहाइयों तक चलती है। वीवर्स, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।